हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाल्यावस्था के प्रारंभिक अवस्था पढ़ चुके थे। अब बाल्यावस्था का जो दूसरा भाग था उत्तर बाल्यावस्था, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का ही एक भाग है। प्रारंभिक बाल्यावस्था एक भाग, दूसरा भाग उत्तर बाल्यावस्था। अभी हम लोग जानेंगे उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। इसमें क्या होता है कि 6 से 12 वर्ष के बीच की अवधि जो होती है, या फिर लैंगिक परिपक्वता जब तक नहीं हो जाती, लगभग 12-13 साल, तो वहाँ तक लगभग उत्तर वाले अवस्था में आता है। इस समय क्या होता है कि जो हाइट होती है, पीछे हम लोग पढ़े थे 46.6 इंच और वेट 22 kg, उसमें क्या होता है कि 2 से 3 इंच की वृद्धि हो जाती है। और जो वेट होता है लगभग 1.5 से 2 kg या 1, 1.5, 2 लगभग इतना वृद्धि हो जाती है। पीछे जो हम लोग प्रारंभिक अवस्था पढ़े थे उसमें, उसी में जो हम लोग पढ़े थे हाइट और वेट, उसी में कितना इंच बढ़ जाती है, 2 से 3 इंच या 1 से 1.5 kg। उसके बाद जो अवधि होती है बॉयज में 6 से 12 माना जाता है, जबकि गर्ल्स में 6 से 13 वर्ष माना गया है। इस आयु में प्रारंभिक बाल्यावस्था हो, उत्तर बाल्यावस्था हो, या फिर बाल्यावस्था ही टोटली क्यों ना हो, इसमें भी बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। कहीं 5 वर्ष से माना जाता है बाल्यावस्था, कहीं 2 वर्ष से माना जाता है, कहीं 12 वर्ष तक, कहीं 13 वर्ष तक, ऐसे करके कुछ ना कुछ अलग अलग अंतर पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे यही एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, तो यही बॉयज के लिए 6 से 12 वर्ष और गर्ल्स के लिए 6 से 13 वर्ष माना जाता है उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है कि दांत निकल आते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके दांत निकल आते हैं। बॉयज और गर्ल्स में पता चलने लगता है बच्चा में कि ये बॉयज है कि गर्ल्स है। यौन भिन्नताएं जो होती है स्पष्ट होने लगती है। इन लोग कौशल अर्जन करने का, भाषा ज्ञान का, सांवेगिक स्थिरता का, सुखद व्यवहार का, ये सब प्रवृत्तियां भी इनके अंदर परिलक्षित होने लगती हैं। आप सोचेंगे कि सर ये कौशल अर्जन और भाषा ज्ञान ये सब कैसे? जैसे बात ये है ना कि 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि है ना, तो थोड़े ना 6 वर्ष में ही ये चीज़ें शुरू हो जाती है। सिर्फ 6 में कुछ शुरू हुई, कुछ 7 वर्ष में, कोई 8 में, 9th से 12th, ऐसे करके मतलब 12 वर्ष तक में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। सामयिक मतलब इमोशनल व्यवहार करना। भाषा ज्ञान भी सीख जाते हैं वो लोग, जैसे घर में रहते हैं उसे सीख जाते हैं। कौशल अर्जन भी मतलब कि किस काम को कैसे करना है, उस काम से रिलेटेड वो लोग सीख जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस आयु को प्राथमिक विद्यालय की आयु बोला जाता है। इस आयु को प्राथमिक विद्यालय की आयु बोला जाता है। आप देख पा रहे हैं, इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु बोला जाता है। इसे टोली आयु भी बोला जाता है, गैंग एज। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे पूर्व टोली, पूर्व विद्यालय, वो किसमें था? प्रारंभिक बाल्यावस्था में था। अब हम लोग उत्तर बाल्यावस्था में क्या बोलेंगे? प्राथमिक विद्यालय आयु और टोली आयु, गैंग एज बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि खेल का कौशल भी, खेल बहुत सारे बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े खेल खेलने लगते हैं धीरे धीरे, उसमें कौशल ये लोग लाते हैं, अपने अंदर सीखते हैं। टोली या समूह के प्रति, जो भी लोग का ग्रुप होगा, देखते हैं गैंग में चलते हैं एकदम, छोटे छोटे बच्चे एकदम ग्रुप में गैंग में चलते हैं, एकदम लगते हैं कि एकदम बिल्कुल नहीं, अपना गैंग एकदम इन लोग का चल दिया तो पता चल जाता है कि बच्चों की टोली चल दी। तो वो जो गैंग होती है ना, इन लोग का जो समूह होता है, उसके प्रति बड़ी इन लोग का आस्था होती है। जो ग्रुप बोल देगा वही लोग करते हैं, चाहे जो हो। आप देखते होंगे कोई फंक्शन हो, वो लोग खुद का अलग एक फंक्शन मनाते हैं। सरस्वती पूजा हो तो उसको विशेष रूप से अलग रूप से मनाते हैं सब अपने ग्रुप मिलकर। टीचर डे हो या फिर और भी कोई फंक्शन हो, तो वो लोग अपने अलग अलग करके अपने समूह में, टोली के जो जो भी वो लोग को टोली समूह बोलेगा, उसके विचार पर वो लोग बहुत अमल करते हैं और मानते हैं। तो यही बात है कि टोली और समूह के प्रति आस्था होती है। डेवलपमेंटल टास्क भी कुछ होता है, कुछ विकास करने के लिए लोग सीखते हैं। इस उम्र में क्या क्या सीखते हैं? खेलकूद के लिए कौन सी कौशल चाहिए, उस कौशल को ये लोग अपने अंदर लाते हैं। भौतिक और सामाजिक ज्ञान को कैसे संगठित करना है, क्या मतलब भौतिक और सामाजिक के बारे में तो पीछे भी परिचित हुए थे कि ये भौतिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को लोग समझे, लेकिन उस ज्ञान को कैसे संगठित करना है इस उम्र में सीखने लगते हैं। मित्र और साथियों के साथ ठीक से कार्य करना भी इस उम्र में अच्छे तरीके से सीखते हैं। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका मतलब ये नहीं, आज की डेट में आत्मनिर्भर का मतलब ये सिर्फ आप आर्थिक दृष्टि से मत देखिएगा
कि आज के देश में चल रहा है आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने। वो बच्चों के लिए आत्मनिर्भर बहुत सारी चीज़ें कोई, हम लोग के लिए अभी फ़िलहाल में आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ये आत्मनिर्भर एक अलग हो जाएगी। बहुत तरह की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आत्मनिर्भरता का एक अर्थ निकलेगा। यहाँ पर स्वतंत्र और आत्मनिर्भर का मतलब हुआ कि पहले बच्चे क्या होते थे कि पेरेंट्स के साथ ही कहीं जाते थे, वो इस पेरेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब खुद ही धीरे धीरे हर चीज़, खुद ही ड्रेस पहन कर स्कूल जाना, खुद ही नहा लेना, खुद ही खाना खा लेना, कहीं जाना हो तो खुद ही चले जाना, अकेले जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें, कोई काम बोल दीजिएगा तो खुद अकेले करके आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये लोग चीज़ सीखते हैं। अपने आयु के लोगों के साथ अपेक्षित रूप से रहना, अपने उम्र के जो बच्चे होते हैं उसके उम्र, जो जैसा बच्चा है उसी के उम्र के ग्रुप के बच्चे हैं तो उसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे क्या क्या करना है, तो उसी की जो अपेक्षा रूप से उसकी ज़रूरतें होगी उसके हिसाब से रहना ये लोग सीख जाते हैं, अपेक्षित रूप से सीख जाते हैं। उचित यौन भूमिका का अधिगमन, अब बच्चे में लिंग स्पष्टता पता चल जाता है कि ये लड़की है लड़का है, या फिर उन लोग को पता चल जाता है कि मेरे में और उसमें क्या अंतर है, तो उसका एक उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। तो उस लिंग भूमिका के जो रिलेटेड है उससे लर्न करते हैं, सीखते हैं कि इसकी क्या उचित भूमिका है। फिर उसी क्लास में 6 से 12 की उम्र में अवस्था में लिखने पढ़ने गुणा भाग से रिलेटेड बहुत सारे कौशल सीखते हैं। आप देखे होंगे बच्चों की पुस्तक में कि जोड़ घटाव गुणा भागा, इसके अलावा भी बहुत सारी मोरल भी बात चीज़ें रहती हैं, ये सब चीज़ें सीखते हैं। दैनिक जीवन के उपयोगी कार्य करना सीखना, पर डे क्या, कब उठना है, कब ब्रश करना है, धोना है, नहाना है, और भी बहुत सारे, कब खाना है, स्कूल जाना है, दैनिक जीवन की बहुत सारी जो भी क्रियाकलाप है उन सभी चीज़ों को ये बच्चे ये सभी इस उम्र में सीख लेते हैं। नैतिकता भी सीखते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के सिलेबस में ना कुछ मोरल साइंस भी चलते हैं। क्यों? बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इतने सारे बुक्स की क्या आवश्यकता है। जब मैं चाइल्डहुड पढ़ा रहा हूँ, जब से चाइल्डहुड पढ़ा रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से अब तक की वीडियो देखिए, अगर आपको लगे कि थोड़ा स्लो है या फिर तो उसको फास्ट देखना है तो आप अपने वीडियो को ना स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए। अब स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, आपको बोरिंग भी नहीं होगी। तो हमने वीडियो बनाया है जो सबसे कमज़ोर बच्चे हों या फिर जो कहीं साइड से अपने वीडियो देख भी रहे हों तो वो भी समझ सकें। फास्ट बनाना बड़ी बात नहीं है, उसे समझना बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को अगर आप नैतिकता वाले जो सब्जेक्ट जो देखते होंगे, मोरल साइंस जुड़े होते हैं बच्चों के क्लास में, ये क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि ये आवश्यक चीज़ हैं। वो नहीं जानेंगे तो आगे चल के नैतिकता उनके अंदर नहीं रहेगी तो फिर व्यवहार अच्छा से नहीं कर पाएंगे। और भी सारे सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं महत्व है, इसीलिए बच्चों के जो बैग्स होते हैं ना वो भारी हो जाते हैं। सामाजिक समूहों और संस्थाओं के प्रति मनोवृत्तियाँ विकसित करना, समाज है, किस टाइप का समाज है, कौन सा समूह क्या है, कैसी संस्था है, उसके प्रति भी उनकी मनोभावना विचार जो सब चीज़ धीरे धीरे प्रकट होती हैं कि उसके प्रति वो समझें, जाने कि क्यों होती है, सामाजिक संस्था है तो क्यों है, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे वो लोग जानने लगते हैं। तो इस उत्तर बाल्यावस्था के ये सब सारे विशेषताएं थी, ये सब लक्षण थे, इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। तो हम यहाँ तक बाल्यावस्था की जो बारे में थी ये सारी चीज़ें हम लोग कंटेंट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में जो बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ना वो कौन कौन से हैं। इतने बाल्यावस्था पूरे सामाजिक या स्कूल बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है ना, तो उस सब के प्रभाव क्या पड़ते हैं और उसके विकास में क्या क्या अवरोध उत्पन्न होता है या कैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारे दृष्टिकोण अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस तक के लिए धन्यवाद।